तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका फॉर्मूला है Q बराबर एनी। क्या है? Q बराबर एनी। Q बराबर एनी क्या होता है? Q बराबर एनी जो होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताता है। जहाँ Q होता है किसी बॉडी में कितना चार्ज है, N बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E बताता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस फॉर्मूले से जो है Q बराबर एनी से, Q क्या है? बॉडी में चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा, और E बताता है इलेक्ट्रॉन की ऊपर जो है चार्ज का वैल्यू, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया रहता है, इसी फॉर्मूले से बनता है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसी फॉर्मूले से आता है Q बराबर एनी से। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q बाई टी, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। यानी करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज बह रहा है, उसको कहते हैं हम लोग करंट। तो I बराबर Q बाई टी आता है, और इसका हम लोग एग्जाम्पल, हम लोग जो एम्पियर का डेफिनेशन देते हैं, यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं, तो इसी फॉर्मूले से आता है। 1 एम्पियर क्या होगा? तो जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा, जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा, तो उस केस में कंडक्टर से बहने वाले करंट को हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। तो तीसरा फॉर्मूला अब हम लोग देखेंगे वोल्टेज बराबर, यानी V बराबर W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू। V आपका क्या? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक तरह का एक वर्क डन है। वर्क डन किस पे किया जाता है? जब किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हम लोग वर्क डन करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करते हैं, उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। यानी अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो इसको ले जाने में जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है W बाई क्यू होता है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग जो है 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट क्या होगा? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? अगर हम वर्क डन 1 जूल ले ले, कितना ले ले? 1 जूल ले ले, और इस वर्क डन के करस्पॉन्डिंग वर्क डन किस पे करेंगे? चार्ज पे, और चार्ज मेरा क्या हो जाए? 1 कूलम हो जाए। कितना हो जाए? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज पे अगर 1 जूल का वर्क डन करेंगे, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 1 वोल्ट आएगा। यानी 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस which is what? Which is the equal to the work done on 1 coulomb of charge when it move from one point to another point। यानी 1 कूलम चार्ज पे जब 1 जूल का काम करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसी को कहेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम। 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का काम करने में जो वर्क डन हुआ, उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, V बराबर आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ से जो रिलेशन आता है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर में हम लोग देखेंगे तो V हमारा वोल्टेज हो गया, I हो गया करंट, और R हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रुकावट होता है। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्ज के फ्लो में एक रुकावट आता है, उसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिस तरह हम लोग रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में चलने में क्या आता है? हमें रुकावट आता है, उसी रुकावट को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम करंट का बात करेंगे तो करंट जब वायर में फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने में जो रुकावट आता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये V बराबर आई आर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ओम्स लॉ से। इसमें हम लोग जो है 1 ओम को डिफाइन करते हैं। किसको? 1 ओम को। 1 ओम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ध्यान देखना। तो V बराबर आई आर से अगर हम करंट 1 एम्पियर ले लें, यानी कंडक्टर से बहने वाला करंट क्या हो जाए? 1 एम्पियर, और उस 1 एम्पियर करंट कब बहेगा? करंट के बहने का कारण है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर करंट के दोनों एंड के थ्रू जो वोल्टेज है वो कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए, और उससे बहने वाला करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो यहाँ देखेंगे V बराबर आई आर है। V बराबर आई, अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 आ जाए तो दोनों 1, तो 1 बराबर 1 इंटू आर, यानी आर कितना आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है 1 ओम को ऐसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड by the conductor when a voltage of 1 volt is applied through its and due to its current of 1 ampere is flowing through it। यानी किसी भी कंडक्टर में जब 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से 1 एम्पियर का करंट बहेगा, तो उस कंडक्टर में जो रुकावट आएगा उसे कहेंगे 1 ओम कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 ओम। ठीक है,
अब हम लोग चौथा फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कंडक्टर का लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो ज्यादा रुकावट आएगा, एरिया अगर बढ़ाएंगे तो कम रुकावट। यानी रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो लेंथ को बढ़ा दीजिए और एरिया को घटा दीजिए। रेजिस्टेंस को अगर घटाना है तो लेंथ को घटाइए और एरिया को बढ़ाइए। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और एरिया के इनवर्सली होता है। तो आर बराबर रो एल बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब इसका हम लोग देखेंगे एग्जांपल, तो इससे हम लोग जो है रो यानी जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, यहाँ देख रहे हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? रो बराबर, रो जो एक्चुअली में होता है वो आर के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा तो देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला में अगर लेंथ हम यूनिट ले ले, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और एरिया भी क्या ले ले, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले, तो मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ये कंडक्टर का डायमेंशन है। अगर किसी कंडक्टर का डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, और एरिया भी क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, तो इस केस में अब कंडक्टर से करंट बह रहा है। फिर से ध्यान सुनना है, कंडक्टर का लेंथ यूनिट हो गया और एरिया भी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो इस केस में कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आएगा करंट को, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक तरह से खास तरह का रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन हर जगह नहीं होगा, हर कंडक्टर में नहीं होगा। उस कंडक्टर में होगा जिस कंडक्टर का लेंथ हो जाए यूनिट और एरिया हो जाए यूनिट। समझ आया? तो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया वाले कंडक्टर में जो रुकावट आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। नहीं, रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन कब होगा, जब कंडक्टर का लेंथ यूनिट हो जाए और एरिया भी यूनिट हो जाए। तो अब कंडक्टर से जो रुकावट आएगा उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा जो 5 फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट। अब और आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट को याद रखना। यूनिट जैसे चार्ज का कूलम होता है, याद रखना। करंट का एम्पेयर होता है, एम्पेयर का दूसरा नाम कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। वोल्टेज यानी जिसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसका हम यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट का दूसरा जो हम लोग यूनिट लिख सकते हैं जूल्स पर कूलम। वोल्ट को हम लोग जूल पर कूलम भी बोलते हैं। चौथा है रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है ओम। हमारा और रेजिस्टिविटी का होता है ओम इंटू मीटर यानी ओम मीटर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हम लोग है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो सीरीज में जैसे आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज की पहचान है करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। और इसमें आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर हमको सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टर दे दिया जाए, उसका कॉम्बिनेशन निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सारे रेजिस्टर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लें कि 2 रेजिस्टर दिया हुआ, एक 2 ओम का और 3 ओम का सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। और इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर मान लीजिए सीरीज में सब लगा हुआ है, सब आपस में बराबर हो जाए। बराबर हो जाए मतलब सब इक्वल हो जाए, R1 R2 R3 सब बराबर, तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है N × R। N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर और R हो गया वो रेजिस्टेंस का इक्वल वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है N × R। ये कब करेंगे, जब सारा रेजिस्टेंस आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। इस पे एक एग्जांपल भी है। जैसे मान ले 100 रेजिस्टर है, क्या है 100 रेजिस्टर, और सभी 20 ओम का। 100 मतलब N का वैल्यू दिया हुआ 100, N कितना दिया हुआ है 100, और सभी का वैल्यू क्या है 20 ओम है, यानी R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया जब सीरीज में कनेक्ट करें। तो सिंपल, एकदम सिंपल जोड़ना नहीं है पूरे को, क्या करना है N × R करना है। N क्या है 100 और R का वैल्यू है 20, तो कितना आ जाएगा 2000 ओम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं पैरेलल में। पैरेलल के क्या होता है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, सभी में अलग अलग होता है। यहाँ I1 तो यहाँ I2, तो करंट बढ़ता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज बढ़ता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय KCL, किरचॉफ्स लॉ। अब इसमें इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जैसे यहाँ डायरेक्ट हम लोग जोड़ते हैं सीधा, इसमें उल्टा करके जोड़ते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे हमको इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट मतलब कि सबको मिला के 2 ठो 3 ठो जितना लगा सबका टोटल मिला के कितना आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से जोड़ते हैं 1/1/, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, इस तरह से निकलता है।
ये आपका होता है पैरेलल में। इसी का स्पेशल केस होता है अगर R1 R2 R3 Rn सब आपस में बराबर हो जाए, R1 R2 R3 क्या हो जाए, सब आपस में बराबर, तो सबको हम R मान लेते हैं। तो यहाँ पे R1 भी R हो जाएगा, R2 भी R हो जाएगा, R3 भी R, Rn भी R हो जाएगा। तो जब ये बराबर होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, NP से, तो N से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R इक्वलेंट जब सॉल्व करेंगे तो आएगा R/N। जैसे सीरीज में क्या रहता है, R इंटू N आ रहा था, N से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल रेजिस्टर है ना, यहाँ क्या होगा, N से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। सीरीज में क्या होता है, अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम सीरीज का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस को घटाना है तो पैरेलल। तो दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस N इंटू R हो गया, एंड दिस इज द मिनिमम। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल देखते, 100 रेजिस्टर है 100 ओम का, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R/N। R कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, तो 100 हो गया। N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू वो भी 100 है, तो कितना हो जाएगा 1 ओम। कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलो। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम। अब हम लोग यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम मिनिमम अभी बताया, मैक्सिमम क्या होता है सीरीज के लिए, तो सीरीज में मैक्सिमम कितना आता है N इंटू R, तो ये ऊपर में लिख दिया मैक्स के लिए। मिनिमम मतलब पैरेलल, तो पैरेलल में मिनिमम कितना होगा R/N, तो यहाँ R/N रखें। इसको जब सॉल्व करेंगे N इंटू R, और जब ये उल्टेगा रेसिप्रोकल तो N/R हो जाएगा, R से R 31, N इंटू N क्या हो जाएगा N स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी बोले इतना रेजिस्टर दिया हुआ है, आपको लेगा मैक्स और मिनिमम का रेशियो क्या, कुछ नहीं करना है, N का स्क्वायर कर दे। N मतलब कितना पीस रेजिस्टेंस है। जैसे एग्जाम्पल दिया है 30 रेजिस्टर दिया हुआ, मतलब N का वैल्यू कितना है, N कितना है यहाँ पे, N आपको 30 दिया हुआ है, 50 ओम का है, अब कितना है 50 ओम का, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कितना पीस है बस ये देखना है। क्या पूछ रहा है, सबको कनेक्टेड किया गया है, तो पूछ रहा है कि R मैक्स और R मिन क्या होगा, R मैक्स और R मिन क्या होगा। तो R मैक्स और R मिन जो है इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जितना पीस दिया हुआ उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो N कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, आंसर हो गया 900। आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई शक, नो शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है पावर और जूस लॉ के बारे में देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना है, ये आपका जो है आखिरी पार्ट है, ध्यान से देखना है। तो पावर जो होता है, पावर बेसिकली बताता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग मतलब काम करने की क्षमता। यानी जैसे दो इंसान काम कर रहा है, तो हो सकता है दोनों ने काम सेम किया हो, वर्क सेम किया हो, लेकिन काम करने का जो स्पीड है, रेट है, समय के हिसाब से हो सकता है किसी ने जल्दी काम किया होगा, किसी ने हो सकता है स्लोली काम किया होगा। तो कोई हो सकता है काम को स्लो कर सकता है, कोई उसी काम को जल्दी कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, उसके लिए जन्म हुआ है पावर का, जो ये बताएगा कि काम करने का स्पीड किसका ज़्यादा है, किसी का कम है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं पावर। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का। तो इलेक्ट्रिक पावर जब बोलेंगे तो हमारा वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा। यानी इलेक्ट्रिक काम करने का जो स्पीड होगा, रेट होगा, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन हमको एक बात पता है, क्लास 9 में पढ़ा हम लोगों ने, कि जो वर्क डन होता है वो एनर्जी कंज्यूम के बराबर। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो मेरा अंदर का जो एनर्जी है वो खर्च होगा, कंज्यूम होगा, है ना। तो जितना वर्क डन करते हो उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। तो पावर को हम लोग एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। एक तो हो गया वर्क डन बाय टाइम टेकन, बट एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन, मतलब एनर्जी खर्च करने का जो स्पीड है, एनर्जी खर्च करने का जो स्पीड है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च किया जा रहा है, उसको भी पावर कह सकते हैं। और कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जा रहा है समय के हिसाब से, उसको भी पावर कहते हैं। पावर का 3 फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, इससे आपको जो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह जो है पूछा जाता है। P बराबर होता है VI, P बराबर I स्क्वायर R, और P बराबर V स्क्वायर बाई R, P बराबर V स्क्वायर बाई R। उसके बाद हम लोग आते हैं पावर की यूनिट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट आपको याद रखना है। जैसे पावर का SI यूनिट होता है वाट का दूसरा नाम जूल पर सेकंड भी होता है। यहाँ से आता है वर्क डन का जूल, टाइम का सेकंड, तो वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग वोल्ट एम्पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट इंटू एम्पेयर, जो P बराबर VI इससे आ सकता है। तो V इंटू यानी वोल्ट इंटू एम्पेयर को भी वाट बोल सकते हैं। कुछ अदर यूनिट, बिगर यूनिट होता है पावर का जो यूज़ होता है, जैसे किलोवाट 1000 वाट, मेगावाट 10⁻6, गीगावाट 10⁻9। जब भी आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जो इंजीनियरिंग वगैरह सेक्टर में जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे ट्रांसफार्मर जो होता है हाई पावर का, वो मेगा गीगा वगैरह में दिया जाता है।
फिर आते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी का जो होता है ऐसा जूल होता है, कुछ अदर यूनिट में जैसे कैलोरी भी होता है, जो खाने का फूड पैकेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह देखेंगे, कुरे तुरे वगैरह में तो देखेंगे उसमें जो है कैलोरी वगैरह में दिया जाता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। और भी यूनिट होता है जैसे अभी हम लोगों ने देखा पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो पावर को हो गया वाट और टाइम को अगर हम आवर लेते हैं तो हो जाएगा वाट आवर, और अगर वाट को हम लोग बड़ा करेंगे तो किलो वाट आवर भी हो जाएगा। तो किलो वाट आवर हो गया, वाट आवर हो गया, ये भी आपका क्या एनर्जी का यूनिट है। मतलब पावर में यानी वाट या किलो वाट के साथ टाइम लग गया तो वो एनर्जी हो जाएगा। किलो वाट आवर बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में जो रीडिंग देता है इसी किलो वाट आवर में देता है, इसी का जो हम लोग को जो है चार्ज लेता है। किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, कमर्शियली इसको यूनिट भी कहा जाता है। और 1 किलो वाट आवर का जो जूल में रिलेशन होता है, किस में रिलेशन होता है, जूल में। तो 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इसको भी नोट करके याद रखना है। तो अब यहाँ आते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब किसी वायर से कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो रुकावट उसको मिलता है, उसी रुकावट के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। यही हीट जो प्रोड्यूस होता है ना, तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी तार से करंट बह रहा है और उस करंट के बहने से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जूल्स ने क्या बोला कि जो कंडक्टर से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, उसके मैग्नीट्यूड को बताया कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो उन्होंने बोला कि जो हीट जो प्रोड्यूस होगा ना, वो जो करंट बहेगा ना, वो कैसे स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जब करंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो हीट बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होगा, और घटा तो बहुत तेज़ी से घटेगा। और जो कंडक्टर में रुकावट आएगा ना, रुकावट यानी रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, हीट। नहीं, ज़्यादा रुकावट तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम रुकावट तो कम हीट प्रोड्यूस होगा। टी मतलब टाइम, कितने समय तक करंट बह रहा है, कितने समय तक करंट बह रहा है। तो टाइम मतलब ज़्यादा समय तक अगर करंट बहेगा नहीं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और तीनों कंबाइन करके आता फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है, इसको नोट करके रखे, याद रखना है। H बराबर I स्क्वायर RT। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे मीटर, वोल्ट मीटर, इसके बारे में भी याद रखना है। मीटर जो होता है वो एक करंट को मेजरिंग डिवाइस यानी करंट को मेजर करता है। उस गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर के बारे में याद रखना, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अमीटर को सर्किट में जो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज है, और जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर के लिए। तो याद रखना है, अमीटर करंट मेजर करता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये वोल्टेज को मेजर करता है। आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।